नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। सत्ता के शिखर पर रहकर भी जमीन से कैसे जुड़ाव रखा जाता है या फिर सत्ता के शोर में नाम कमाने के बजाय साइलेंट रहकर कैसे संगठन को मजबूत किया जाता है, ऐसे नेता हमारे साथ मौजूद है। उस शख्सियत का नाम है हेमंत खंडेलवाल जी, जो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ है, उनसे कई विषयों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुधीर जी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत शांति से आप काम करते हैं, संगठन को लेकर कई नवाचार आप कर रहे हैं। एक तरह से आप साइलेंट आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी जो नवाचार आपने किया है कि मंत्रियों तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती थी, बंगलों पर जो भीड़ लगती थी, मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाती थी, अब आपने पार्टी में ड्यूटी लगा दी है। कैसे इस नवाचार का ख्याल आया मन में? देखिए, हमारे जो मंत्री हैं वो लगातार सरकार के जो बैठ के हैं काम है वो भी करते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन उसका सिस्टम इसलिए नहीं बन पाता कि उनके निवास पे या वल्लभ भवन में हर कार्यकर्ता की अप्रोच नहीं रहती। तो ये ख्याल मुख्यमंत्री जी और मुझे आया कि हम एक इस तरह का सिस्टम बनाए कि हर मंत्री महीने में एक बार कार्यालय पे जरूर बैठे, उसकी पूर्व सूचना कार्यकर्ताओं को हो और कार्यकर्ता सहजता से उससे मिल ले। हमारे मंत्री भी लगातार एक महीने से बैठ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम और नवाचार जरूर पार्टी में जरूरी भी है और करना भी चाहिए। आपको लगता है इसके कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? कुछ फीडबैक आपके पास आ रहा है इसको जब से ये शुरू हुआ तब से? हाँ, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता के ऐसे काम जो तुरंत हो सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नीतिगत निर्णय रहते हैं जिसमें तुरंत निर्णय नहीं हो पाते, लेकिन कार्यकर्ता का मिलना, उनकी बातें आना और उन्हें संगठन या सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे मंत्री लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो कहेगा कि मुझे सुखद अनुभव हुआ। हर कार्य जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हर कार्य का प्रयास होना चाहिए और हर व्यक्ति अगर मिलना चाहे तो उसे मिलने के लिए चाहे मैं हूँ, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, सब उपलब्ध रहना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न ऐसे भी आता है, जिस तरीके से नवाचार आपने शुरू किया, एक और नवाचार की आपके बहुत चर्चा होती है जो हमने देखा भी है कि आपने, बीजेपी बड़ा संगठन है, परिवार की तरह संगठन और बहुत बड़ा परिवार है, छोटे छोटे परिवारों में भी मतभेद होता है, तो जाहिर है कि बीजेपी में भी ऐसे विषय आपके सामने आते होंगे। सागर में भी आपने नवाचार किया है, मतभेद मिटाने का प्रयास किया, छिंदवाड़ा में भी आपने किया, रतलाम में भी किया। तो ऐसे जो मतभेद इस तरह के होते हैं, आपको क्या लगता है इन चीजों को लेकर क्या विचार मन में आता है? किस तरीके से आप इनको दूर करने के प्रयास करते हैं? देखिए, कोई परिवार हो या संगठन हो, सभी में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कई बार उनके मतों में भिन्नता रहती है। भाजपा में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये सच है कि कहीं पे दो नेताओं में आपसी मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव है। जहाँ जहाँ हमें पता लगता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे संगठन मंत्री को, मुझे, तो हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बैठालते हैं, उनके विषय को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने व्यक्तिगत हित के बजाय पार्टी और विचारधारा के लिए काम करें। अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता का दूसरे से मतभेद है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ दल को नुकसान होता है बल्कि उस क्षेत्र को भी नुकसान होता है जिसने उन लोगों को वहां से जनप्रतिनिधि बना के भेजा है। एक सख्त संदेश देने की प्रयास करते हैं हेमंत जी, एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को, कि अनुशासन में रहना बेहद अनिवार्य है सबके लिए। अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो अनुशासित भी रहना होगा, सहयोग की भावना से भी काम करना पड़ेगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि पार्टी हो, परिवार हो, यह अनुशासन से चलती है और इसलिए अनुशासन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते। हाँ, ये बात तय है कि जहाँ जैसी जरूरत हो, कहीं लगता है कि समझाइश की जरूरत है, कहीं लगता है कि इग्नोर करने की जरूरत है और कहीं लगता है कि सख्त कदम उठाने की जरूरत है, तो वैसे कदम उठाते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि
हम सबको, हमारे कार्यकर्ताओं से, आम जन से हमारा स्वभाव मिलने का होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए हम उपलब्ध रहें, हर व्यक्ति से बातचीत करें, लेकिन जहाँ निर्णय लेने का सवाल है वहाँ पे हम हमारे दल का हित और समाज का हित वो पहले रखें, और इसलिए उसमें कितना भी सख्त निर्णय लेना हो उसमें कोई भी कमी ना करें। एक बड़ी बात ध्यान में आई कि आपने 100 दिन होते ही कार्यकारिणी की घोषणा भी की थी, लोगों को शामिल भी किया था, लेकिन ये बात कहीं सुनने को न मिली कि कोई किसी का व्यक्ति या किसी का व्यक्ति है उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि ये सब हेमंत जी के लोग हैं। कोई ऐसे था तो क्या आधार आपने रखा था इन लोगों को कार्यकारिणी में लाने के लिए? देखिए, पार्टी में पहला मापदंड तो रहता है कि हर व्यक्ति जिसे लिया जा रहा है वो उस कार्य के करने में सक्षम हो, जी। लायक हो। जी। दूसरा, हमें हर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करना है, हर समाज का भी करना है, और इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने जो सुझाव दिए, जो नीचे से उभर के नाम आए, उन सब नामों को लेके हमने शामिल किया और उनको लेके चलने का प्रयास किया। जैसे आपने बात कही कि योग्यता के आधार पर लोगों को किया, लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल हेमंत जी से मैं करना चाहूंगा कि व्यावसायिक परिवार से जुड़ाव और राजनीतिक परिवार से जुड़ाव, तो व्यवसाय के तौर पर तो देखा जाता है कि आरामदायक जिंदगी और वैसे चीजें होती है, लेकिन उसके बाद राजनीति में धूल और धूप में जाकर संगठन के लिए काम करना, कैसे सामंजस्य बनाते दोनों चीजों के बीच? देखिए, मैं व्यवसायिक परिवार से जरूर हूँ, लेकिन मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीति की, और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। बैतूल जिले में लगभग 1,500 से ऊपर गांव होंगे, और कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैं आज तक ना गया हूँ। जी। तो लोगों के बीच में जाना, काम करना, ये शुरू से स्वभाव रहा, और राजनीति में तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों से मिलें, क्षेत्रों तक जाए, और इसलिए मुझे कोई अलग सा नहीं लगा, मेरे तो शुरू से स्वभाव में ये बात है। आपने कार्यकाल की शुरुआत में भी लोगों को पोस्टर, बैनर, इन सब चीजों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी थी, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है कि पोस्टर को लेकर मतभेद नेताओं के बीच में हो जाते हैं, या फोटो कि इसकी फोटो मेरी फोटो से बड़ी कैसे, इसको लेकर भी होता है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मानव स्वभाव है, कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय में आता है तो उसका काम रहता है, उसका सोच रहता है कि मैं जो कल्पना कर रहा हूँ वो अचीव हो। ऐसे ही राजनीति में व्यक्ति आया है तो समाज सेवा तो है ही है, लेकिन उसके मन में अभिलाषा रहती है कि मेरा नाम हो, मुझे लोग पहचाने, समाज मेरे को जाने, और इसलिए व्यक्ति अपेक्षा करता है कि हर जगह उसके नामों की चर्चा हो। और इसलिए जो आप होर्डिंग पोस्टर की बात कर रहे हैं, उसमें जाने अनजाने व्यक्ति उसमें पड़ जाता है कि कहीं मेरा नाम हो रहा है कि नहीं, मेरे होर्डिंग है कि नहीं, पोस्टर है कि नहीं। और अगर हम बड़े व्यापक पैमाने पे देखें तो ये सब चीज़ें गौण हैं, आज हैं कल नहीं है। जी। जैसे कि चर्चा पर आता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी और सांगठनिक क्षमता का भी, दोनों के बीच में कैसे आप सामंजस्य बताते हैं? और इस बीच में एक परिवार की जगह भी होती है, तो हेमंत जी एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर और परिवार के सदस्य के तौर पर भी है, कैसे सामंजस्य करते हैं इन चीजों में? देखिए, किसी भी इंसान ने उसको जो भूमिका मिली उसे ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो परिवार को भूल जाए। और क्योंकि राजनीति में हम सेवा से आए हैं, हमें यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, तो हमारा जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि है वो भी बनी रहनी चाहिए। तो आपको तीनों के साथ न्याय करना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि जब राजनीति में आपकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ती है तो परिवार और आपके जो व्यावसायिक जो आपके काम हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, लेकिन तीनों में तालमेल करें तभी हम अच्छा एक अपना व्यक्तित्व भी अच्छा बना सकते हैं और हम सभी के साथ न्याय भी कर सकते हैं। जैसे पार्टी में जब हम बात करते हैं कि जब उम्मीदवारों का चयन करना होता है किसी भी चुनाव के लिए, वो नगरीय निकाय के चुनाव हो या संगठन के चुनाव हो या फिर विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो,
तो जब किसी प्रत्याशी का चयन किया जाता है तो क्या लगता है कि कॉरपोरेट जो कल्चर है वो भी कहीं काम करता है कि विनेबिलिटी, एक तो उसकी जीतने की संभावना कितनी अधिक है, और डेटा, ये सब चीजें आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होती है किसी भी कैंडिडेट को एक प्रत्याशी के तौर पर पेश करने के लिए? देखिए, किसी भी प्रत्याशी का चयन है तो पहला तो उससे पार्टी की प्रतिबद्धता। जी अगर हमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चयन करना है, 4 नाम है, तो पहले तो वो पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट क्या है, समाज के प्रति क्या कमिटमेंट है, उसके बाद उनकी जीतने की संभावना। राजनीति में ये बात सत्य है कि जो जीत सकता है आप उसी को मैदान में उतारते हैं। तो यहाँ फिर कारपोरेट थिंकिंग की सर्वे कराया जाए, वो जीत सकता है कि नहीं, परिस्थिति क्या है, वहाँ का सामाजिक ताना बाना क्या है, इन सब पे विचार करने के बाद ही प्रत्याशी का चयन होता है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि जो तकनीक है वो भी समय की मांग है, और जिस तरह से हम प्रत्याशी को चयन करते हैं उसके प्रदर्शन और प्रतिबद्धता को लेकर बहुत जरूरी है कि उसकी प्रतिबद्धता सबसे पहले देखी जाए। साथ में एक चीज और भी आती है कि कई बार आपके पास एक एक पोजीशन के लिए कई तरह के प्रत्याशी आती है और सब लोग लगता है कि सभी योग्य हैं। वैसी चुनौती का सामना फिर कैसे करते हैं? ये चुनौती तो लगातार आती है, और भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत असंख्य है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम पारदर्शी हैं, तो हो सकता है कि जब हम चयन कर रहे हैं, एक व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, तो तीर को क्षणिक हमारे बारे में लगे कि शायद हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन हमको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने न्याय किया है, हम ट्रांसपेरेंट हैं। देर सवेर जिसके साथ न्याय, व्यक्ति को लगता है न्याय नहीं हुआ, उससे भी लगता है कि इनके मन में किसी पक्ष के लिए कोई बात नहीं थी, इसलिए वो भी उस निर्णय को मानता है। हम पार्टी ना बने, हम ट्रांसपेरेंट रहें और हम सही दिशा में सोचें, तो मैं समझता हूँ कोई भी कठिन से कठिन निर्णय लेने में कहीं दिक्कत नहीं आती। कहीं ना कहीं एक गर्व और संतुष्टि का भाव भी है ये कि मेरे पास एक पोजीशन के लिए एक से अधिक योग्य कार्यकर्ता उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं गर्व और संतुष्टि का भाव भी आता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक समय में वो दल था जब हमारे पिता और बाकी पार्टी के नेता बताते थे कि एक मंडल में एक कार्यकर्ता भी मिल जाए जी तो बड़ी बात थी। आज तो हमारे पास एक एक बूथ पे 10 और 20 कार्यकर्ता खड़े हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसलिए इनमें से चयन करना एक चुनौती भी है, लेकिन चुनौती को निष्पक्ष तरीके से करते हैं तो हमें खुशी भी होती है और कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर है, संगठन को भी करना है, पदाधिकारियों को भी तैनात करना है। तो आने वाले अगले जो 3 साल है वो चुनावी लिहाज से और संगठन के लिहाज से काफी व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव भी होना है, लोकसभा चुनाव भी होना है। कैसी तैयारी पार्टी कर रही है? हालांकि कहा यह जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है और तैयारी हमेशा होती है, लेकिन क्या नवाचार हेमंत जी लेकर आ रहे हैं इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास चुनौतियां हैं। बल्कि जब हम सफल होते हैं तो हमें चुनौतियों पे काम करना चाहिए, चुनौतियों को ढूंढना चाहिए और हर उस पहलू पे हमें विचार करना चाहिए जो आने वाले चुनाव के समय हमारे सामने आएगी। क्या कोई क्षेत्र में हम कमजोर हैं, क्या किसी बूथ पे हम कमजोर हैं, क्या किसी विधानसभा में हम कमजोर हैं, क्या पर्टिकुलर कोई वर्ग हमसे दूर है। इन सब बातों को लेके हमें लगातार काम करने की जरूरत है। हम काम भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा जनता की उम्मीदों पे खड़े रहने का प्रयास करता है और आने वाले चुनाव के लिए अपने आप को तैयार रखता है। कुछ प्रश्न मेरे पास विपक्ष को लेकर भी है, और चूंकि आप सत्ताधारी दल के नेता भी है, स्वयं विधायक भी हैं आप और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक बात कही है कि मध्य प्रदेश में हम SC/ST जो वर्ग है उस वर्ग से मुख्यमंत्री लाने की बात कांग्रेस कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ है, हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास करती है और किसी भी वर्ग में अगर कोई व्यक्ति
किसी पद के लिए योग्य होगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे नेता इसमें पूरा विचार करते हैं। लेकिन हम कांग्रेस की तरह सत्ता में आने के लिए इस तरह की बात नहीं करते कि हम इस वर्ग से बनाएंगे और उस वर्ग से। जो सही होगा, जो उस पद के लायक होगा, जो हम सबके हमारे कार्यकर्ताओं का नेता होगा, उसे हम चुनेंगे। एक प्रश्न इस चीज को लेकर भी है कि जो हमारे कथावाचक है या जो बाबा है, उनको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बागेश्वर महाराज पर कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर कहा, और दिग्विजय सिंह जी ने भी उन पर कमेंट किया था। आपको क्या लगता है इसको लेकर कि? देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इस भारत की जो सनातनी परंपरा रही उसके खिलाफ उनकी मानसिकता है। और इसीलिए वो कितना भी ढोंग करें, लेकिन कभी ना कभी उनके नेताओं के मुंह में ये बात आ ही जाती है। कोई भी नेता हो, कोई भी धर्माचार्य हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वे कहीं ना कहीं समाज में जागृति लाने का काम कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हमको तो उनका जितना सम्मान किया उतना सम्मान करना चाहिए। उनकी कमी निकालना, उन पे आरोप लगाना, ये पूरी तरह कांग्रेस की मानसिकता है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जब इसकी बात आती है, सनातन की बात आती है, तो भारत की भी आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कई मंचों से इसकी घोषणा भी की जाती है, उसको लेकर भी कई लोग विरोध करते हैं। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। ऐसे ही हिंदू एक हमारी जीवन पद्धति है और हर भारत में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं हजारों साल पहले हिंदू ही था जी। और इसलिए इस परंपरा के अनुसार ये देश में जो सनातनी परंपरा है उसका पालन किए जाना चाहिए। हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन ये देश जो हजारों साल से इसकी जो परंपराएं रही है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है वो भी हमारा सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश से सीमाएं साझा करता है। वहां पर चुनाव होने वाले हैं और वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियां पैदा होती है। अब आगने वाले चुनाव है, आप कितने बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं? निश्चित तौर पे बांग्लादेश में जो हालात हैं उस तरह के कुछ हालात पश्चिम बंगाल में भी बन रहे हैं। जी। वहाँ पे भी वहाँ की जो सरकार है वो लगातार पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश के घुसपैठी हैं उनके प्रति नरमाई रखती है, उनको नागरिकता मिले इसका भी प्रयास कई राजनीतिक शक्तियाँ करती हैं। और हमारे देश के लिए ये बड़ी जटिल परिस्थिति है। केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार लगातार इस विषय पे काम करती है। चुनाव आयोग ने भी बीच में SIR के माध्यम से जो ऐसे लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उन्हें भी वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम किया है। निश्चित तौर पे अभी तो पश्चिम बंगाल में लोगों में ये बात सभी के ध्यान में आ रही है कि अगर हमने अब नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां वहां कार्रवाई करने गई थी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर खुद वहां पर पहुंची और दस्तावेज छुड़ा लिए, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके इस व्यवहार को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे ममता बनर्जी एक सम्मानित नेता है, लेकिन एक नेता का व्यवहार इस राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, सरकार और एजेंसियों के प्रति सम्मान का होना चाहिए। वे जाने अनजाने सत्ता के लालच में बांग्लादेश से आने वाली चुनौतियों को नहीं समझ पा रही और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी वो सारे हालात पैदा कर रही हैं जिसके कारण हमारा समाज संकट में पड़े। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पे एक व्यक्ति ने जो संवैधानिक पद पे बैठा है हमेशा इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, हमारे लिए इस देश का धर्म है और वोटों की राजनीति से ज़्यादा जरूरी राष्ट्र है हमारे लिए।
पश्चिम बंगाल के एक नेता है हुमायूं कबीर, उन्होंने बाबरी मस्जिद या बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ भी जुटाई थी। इसको लेकर कई तरह के बयान और आपत्तियां भी दर्ज की थी। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की जो काम होते हैं या इस तरह के जो एक्शन होते हैं, उससे आपको लगता है कि चुनावों को कुछ प्रभावित कर सकते हैं या असर पड़ सकता है? कुछ लोग तो इनको कह रहे हैं कि बाद में वो ओवैसी के साथ मिलकर बीजेपी के पक्ष में भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी चीजें लोगों को भड़काने वाले काम चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, इस तरह का कदम कोई भी नेता करता है तो उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। बाबरी मस्जिद जो अब नहीं है, उसकी को फिर से वो ढांचे को बनाना और झूठी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास करना, मैं समझता हूँ निंदनीय है। भगवान राम पूरे सनातन के, पूरे राष्ट्र के एक महानायक थे। उनका जितना सम्मान हर धर्म किया जाए, आप तो देखिए इंडोनेशिया जैसे देशों में भी जो मुस्लिम है वहाँ उनका सम्मान है। तो इस तरह की अगर कोई कृत्य करता है तो उसकी आलोचना देश के हर नागरिक ने करनी चाहिए कि इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किसी भी नेता को और किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का कृत्य करे। ये देखिए, जितने शांत और सौम्य आप है, जितने सरलता से आप प्रश्नों के जवाब देते, उतने ही खुल के आपने प्रश्नों के भी जवाब दिए। जैसे जैसे आपका कार्यकाल आगे बढ़ेगा, नए नए आपके नवाचार आएंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आप उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। निश्चित तौर पे आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे जो सवाल किए और आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ताओं को और आम जन को मेरे विचार और मेरे विचारधारा की बातें समझने का मौका मिला। थैंक यू, बहुत बहुत।